हेलो एंड वेलकम जीएस विज़न। मैं हूं अरविंदर सिंह। हमने वर्ल्ड मैपिंग में यूरोप कॉन्टिनेंट स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले नॉर्थ अमेरिका पढ़ चुके हैं, साउथ अमेरिका पढ़ चुके हैं, अफ्रीका पढ़ चुके हैं और यूरोप का आधा पार्ट हम पढ़ चुके हैं। और यूरोप में अब बचा है माउंटेन्स और प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुलिया, और उसके अलावा रिवर्स यानी कि नदियाँ। मेन चीज़ ये बची हैं। रिवर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज आप पढ़ेंगे माउंटेन्स एंड पेनिनसुलिया यानी कि प्रायद्वीप और पर्वत यूरोप के। इससे पहले कि अगर आप वन दरोगा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 16 जून से हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है वन दरोगा का, जिसमें डेली एक क्लास साइंस की और एक क्लास एग्रीकल्चर की चलेगी। 5 मंथ्स का हमारा प्लान है और अगर पेपर उससे पहले होता है तो हम जल्द भी इसको करवा देंगे। तो शुरू करेंगे माउंटेन रेंज इन यूरोप कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले एक बात जानिए कि माउंटेन रेंज के लिए मैं चलूँगा इधर से, ऊपर आइसलैंड है, यहाँ से चलूँगा, फिर यहाँ पर आऊँगा, इस तरीके से यू पैटर्न से चलूँगा। मैं आपको वन बाय वन सारी माउंटेन रेंजेस यहाँ पर दिखाता जाऊँगा। अगर आपको मेन दिखा दूँ तो कजोलन और यहाँ पर स्कैंडिनेवियन भी है, और उसके अलावा ये आपको आल्प्स मिलेगा, पेरिनीज मिलेगा, है ना। तो ये फेमस है, वन बाय वन हम देखेंगे, इनके ऊपर बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आइसलैंड। आइसलैंड में एक फेमस माउंटेन है माउंट हेकला, 1491 मीटर इसकी हाइट है। तो माउंट हेकला जो है, चूंकि आइसलैंड आपको लग रहा है साफ कि यहाँ पर साल भर बर्फ रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो है माउंट हेकला। तो बड़ा फेमस है माउंट हेकला, एक एक्टिव वोल्केनो आपको आइसलैंड में मिलेगा। ये बहुत पूछा गया है कि माउंट हेकला कहाँ पर है, तो माउंट हेकला जो है वो आइसलैंड में है। एक बात और ध्यान रखिए, आइसलैंड जो है वो हॉट शावर यानी कि गर्म पानी के फुहारों के लिए और वोल्केनो के लिए भी फेमस है। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो नॉर्वे और स्वीडन, इन दो देशों के बॉर्डर पर आपको यहाँ पे एक पर्वत मिलेगा, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। स्कैंडिनेवियन पर्वत ये दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। स्कैंडिनेवियन किन दो देशों के बॉर्डर पर है, तो नॉर्वे और स्वीडन, इन दो देशों के बॉर्डर पर स्कैंडिनेवियन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर यहाँ तक पहुँचा था। हिटलर के यहाँ तक पहुँचने के पीछे वजह क्या थी कि ये जो माउंटेन्स हैं काफ़ी पुराने समय के हैं, तो यहाँ पर जो है लोहा यानी कि आयरन बड़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो हिटलर यहाँ से आयरन निकालता था और उससे अपने बढ़िया हथियार बनाता था, इसलिए हिटलर यहाँ तक पहुँचा था। इसके अलावा यहीं पर देखेंगे तो जो आपने देखा भी स्कैंडिनेवियन, तो स्कैंडिनेवियन पर्वत के बगल में एक और भी है कजोलन। इसका नाम है कजोलन, इसको हिंदी में कजोलन माउंटेन भी कहते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि कजोलन और स्कैंडिनेवियन किन दो देशों के बॉर्डर पर है, तो नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर पर है कजोलन और स्कैंडिनेवियन माउंटेन। इसके बाद आप चलेंगे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में आपको एक पर्वत मिलेगा, इसको बोलते हैं पेनिनेस पर्वत, पेनिनेस माउंटेन। ब्रिटेन में बड़ा फेमस माउंटेन है, जैसे आपके यहाँ पर हिमालय फेमस है वैसे ही यहाँ पर पेनिनेस माउंटेन फेमस है। इसे यूरोप का बैकबोन भी कह सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो ये फ्रांस है, ये स्पेन है। फ्रांस और स्पेन दोनों के बॉर्डर पर एक पर्वत है, इसको बोलते हैं पिरेनीज माउंटेन यानी कि पिरेनीज पर्वत। ये दो देशों के बाउंड्री पर है, फ्रांस और स्पेन। और इस पर्वत पर एक छोटा सा देश भी है, अंडोरा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि अंडोरा दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। तो स्कैंडिनेवियन और कजोलन नॉर्वे और स्वीडन की बाउंड्री पर थे। उसी तरीके से जो पेरिनीज माउंटेन है वो स्पेन और फ्रांस की बाउंड्री पर है। इसके बाद जर्मनी चले ऊपर, तो जर्मनी में आपको इधर मिलेगा वोसेस माउंटेन, इधर मिलेगा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। वोसेस और ब्लैक फॉरेस्ट दोनों ही ब्लॉक पर्वत हैं, ध्यान रखना आप। ये ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है मैं अभी बताता हूँ आपको। ये दोनों ही ब्लॉक माउंटेन यानी कि ब्लॉक पर्वत हैं। ब्लॉक पर्वत ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं इस तरीके से, और बीच में एक घाटी बन जाती है, इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी। और इन रिफ्ट वैलीज में बहती हैं नदियाँ, तो इसके बीच में बहती है नदी, इसका नाम है राइन नदी। राइन नदी दुनिया की सबसे बिजी, सबसे व्यस्त नदी है। और भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली में बहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है, राइन नदी। अब सवाल क्या बनते हैं कि रिफ्ट वैली में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो राइन नदी। ठीक है जी। सबसे व्यस्त नदी भी कौन सी है, राइन नदी। किन दो माउंटेन्स के बीच बहती है, वोसेस और ब्लैक फॉरेस्ट, दोनों कैसे माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन यानी कि ब्लॉक पर्वत है। ठीक है जी। अगर आपसे ऑर्डर पूछे तो इधर ब्लैक फॉरेस्ट है, इधर इसके बाद इसमें वोसेस है। ठीक है जी। तो ये बनता कैसे है रिफ्ट वैली, देखिए मान लीजिए कि ये क्रस्ट है, पूरा ये क्रस्ट है जहाँ पर हम लोग रहते हैं।
तो मान लीजिए कि ये रहा जो पार्ट है क्रस्ट का, तो पृथ्वी में चूंकि आपको पता है कि अर्थ में आंतरिक बल काम करते रहते हैं, जो कुछ इंटरनल फोर्स हैं वो लगते रहते हैं। इंटरनल फोर्स की वजह से क्या हुआ कि अर्थ का जो ये वाला पार्ट था, ये नीचे धंस गया। जब ये पार्ट नीचे धंसा तो ये ले पार्ट ऊपर रह गए, तो ये पार्ट ऊपर रह गए, इनको बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। देखिए लिखा भी यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन। जो पार्ट नीचे धंस गया इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, यानी कि भ्रंश घाटी। तो पृथ्वी की आंतरिक हलचल की वजह से अगर कोई पार्ट ऊपर उठ जाता है या दूसरा पार्ट नीचे धंस जाता है, तो ऊपर उठे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन, और नीचे धंसे हुए पार्ट को बोलते हैं रिफ्ट वैलीज। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई फोर्स ना लगे और यहाँ फोर्स ऊपर की ओर लगा, तो ये पार्ट ऊपर उठ गया तो ब्लॉक माउंटेन बन गया। ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन यहाँ फोर्स नीचे की ओर लगा, तो इससे भी क्या बन गया, ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन जो है वो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और वोसिस फेमस हैं। भारत में कौन से 2 ब्लॉक माउंटेन फेमस हैं और उनके बीच में कौन सी भारत की सबसे बड़ी नदी बहती है जो मध्य प्रदेश वाले पार्ट में है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे उसका नाम बताइए। तो ये होते हैं ब्लॉक जो माउंटेन होते हैं उनका कुछ हालात, कि देखिए ये इधर माउंटेन बन जाते हैं और बीच में से जो नदियां हैं वो बहती हैं। जनरली ऐसी रिवर्स फ्रेश वाटर होती हैं, इसमें गाद की संख्या थोड़ी कम होती है। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक और आपको पर्वत मिलेगा, आल्प्स माउंटेन। ये आल्प्स पर्वत है जो आपको यूरोप में मिलेगा। आल्प्स पर्वत के बारे में एक बात जान लीजिए, आल्प्स पर्वत यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है, पहली बात। दूसरी बात, आल्प्स पर्वत दुनिया में सर्वाधिक देशों में अवस्थित पर्वत है। दुनिया में कोई पर्वत अगर सर्वाधिक देशों में है तो आल्प्स है, 8 देशों में है, 8 कंट्रीज। स्लोवानिया है और उसके बाद ऑस्ट्रिया है, उसके बाद एक और देश है लिंकटेंस्टीन है, और उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद इटली है, उसके बाद जो है यहाँ पर मिलेगा आपको मोनाको। तो ये हैं देश, कुल ये 8 देश हैं। इन 8 देशों को मिला के अल्पाइन कंट्री भी कहते हैं, ध्यान रखना। अल्पाइन कंट्री कितनी है, 8 हैं, जहाँ पर आल्प्स पर्वत है तो इनको अल्पाइन कंट्रीज बोलेंगे। अल्पाइन कंट्रीज 8 हैं, मैंने आपको 8 के 8 दिखा दिए हैं। और आल्प्स पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट ब्लांक है, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल पूछता है कि माउंटेन रेंज और उसकी हाईएस्ट पीक। तो जैसे आपने देखा होगा कि साउथ अमेरिका में था एंडीज की थी एकोंकागुआ, और नॉर्थ अमेरिका में था रॉकी की हाईएस्ट पीक थी माउंट एल्बर्ट। वैसे आल्प्स की पूछेगा तो माउंट ब्लांक 4908 मीटर है। दुनिया में सर्वाधिक देशों में अवस्थित पर्वत जो है वो आल्प्स माउंटेन है, ये बात ध्यान रखिए। जिन देशों में अवस्थित है उनको अल्पाइन कंट्रीज भी हम कहते हैं। तो ये कुछ हालात हैं इसके, काफ़ी बर्फ़ पड़ी रहती है यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इटली पहुँचे। इटली में आपको पर्वत मिलेगा एपिनेनिस पर्वत, एपिनेनिस माउंटेन। इसे इटली का बैकबोन भी कहते हैं। इसके अलावा आप इटली में नीचे और आएंगे तो इटली के पार्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा विसुवियस माउंटेन, विसुवियस पर्वत। ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, यानी कि शांत ज्वालामुखी है। आपको वोल्केनो पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पर जरूर आऊँगा, तो ध्यान रखना, एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब शांत। विसुवियस एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। उसके अलावा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्ट्राम्बोली, ये दिख रहा होगा स्ट्राम्बोली वोल्केनो लिखा है। स्ट्राम्बोली वोल्केनो एक एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय मतलब जहाँ से लगातार विस्फोट होता रहता है। कहा जाता है कि जो स्ट्राम्बोली वोल्केनो है यहाँ से हर 15 मिनट बाद विस्फोट होता है, आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। तो ये जो है भूमध्य सागर का क्षेत्र यानी कि मेडिटेरियन सी है। तो होता क्या है कि जब रात हो जाती है तो रात में जब कभी यहाँ से विस्फोट होता है तो अंदर से अग्नि यानी कि ज्वाला बाहर निकलती है, तो उससे क्या होता है कि मेडिटेरियन सी वाले पार्ट में रोशनी हो जाती है, यानी कि लाइट हो जाती है। इसलिए स्ट्राम्बोली को मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस भी कहते हैं, यानी कि लाइट हाउस या पावर हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। हिंदी में बोलेंगे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो स्ट्राम्बोली माउंटेन एक एक्टिव वोल्केनो है। इसके बाद इसी के नीचे आपको मिलेगा माउंट एटना। माउंट एटना भी एक्टिव वोल्केनो है। ये तीनों इटली का पार्ट है। विसुवियस शांत है, एटना एक्टिव है, स्ट्राम्बोली जो है ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है जी। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो कुछ और माउंटेन्स यहाँ पर देख लेंगे। बाल्कन्स माउंटेन है यहाँ पर, बाल्कन देश में है। बाल्कन देश क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रा बताइए। फिर उसके बाद आप सीधा आगे बढ़े, हम ये पढ़ेंगे कॉकेशस और यूराल, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
तो आगे बढ़ेंगे तो कॉकेशस माउंटेन पहुंचे। ये कॉकेशस माउंटेन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये बात है कि कॉकेशस माउंटेन के ऊपर आपको यूरोप मिलेगा, ऊपर यूरोप है और नीचे जो है वो इसके एशिया है। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा हो गया? कॉकेशस माउंटेन। पहली बात तो ये हो गई। कॉकेशस माउंटेन किन दो सागरों के बीच है? सागर या झील के बीच है, तो इधर ब्लैक सी, इधर कैस्पियन सी। मैं अभी आपको इसकी प्रॉपर सैटेलाइट इमेज भी दिखाऊंगा। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है कॉकेशस माउंटेन। कॉकेशस माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है वो है एल्ब्रूज, आपको दिख रही होगी 5633 मीटर। ये 5633 मीटर, और यही यूरोप की हाईएस्ट पीक भी है। देखिए, यूरोप का मेन माउंटेन था माउंट अल्प्स, जो 8 देशों में था, लेकिन यूरोप की हाईएस्ट पीक जो है वो एल्ब्रूज है, जो कॉकेशस माउंटेन में आपको मिलेगी। इसके अलावा कुछ देशों को कॉकेशस देश भी कहते हैं, मैं पढ़ा चुका था पहले आपको। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किसको कॉकेशस कंट्रीज कहते हैं। ये है जी कॉकेशस माउंटेन यूरोप का। तो ये है ब्लैक सी और ये कैस्पियन सी, दोनों के बीच में यहाँ पर है, जो उसको हम बोलते हैं कॉकेशस माउंटेन। फिर लास्ट माउंटेन बचा, जैसे यहाँ कॉकेशस है, ये कैस्पियन सी है, इसके ऊपर देखिए यहाँ पर ये यूरोप में यानी कि रूस में एक और माउंटेन है, इसको बोलते हैं यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन दूसरा ऐसा पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। इधर एशिया है, इधर यूरोप है। देखिए, एशिया यूरोप को अलग करेगा यूराल माउंटेन, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि रूस को दो पार्ट में बांटता है, जो है वो है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है वह है नरोदन्या। नरोदन्या इसकी हाईएस्ट पीक है, 1895 मीटर इसकी है, और ये दुनिया के पुराने पर्वतों में से एक इसको भी गिना जाता है। तो ये तो थी आपकी फेमस माउंटेन रेंजेस जो यूरोप पर्वत में है, एग्जाम में यही पूछी जाती हैं। उसके अलावा कोई छोटी मोटी होंगी तो देखिए, वो पूरा पढ़ के आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सिर्फ काम की बात करनी है। इसके बाद यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो पेनिनसुलिया के लिए फेमस है, यानी कि प्रायद्वीप के लिए फेमस है। प्रायद्वीप क्या होता है कि प्रायद्वीप एक ऐसा पार्ट होता है जो तीन ओर जल से घिरा होता है ना, विच सराउंडिंग बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। जैसे मान लीजिए कि ये है नीचे वाटर, नीचे वाटर, तो इसको हम प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुलर बोल सकते हैं। तो फेमस प्रायद्वीप कौन कौन से हैं, शुरुआत करता हूँ मैं आपको। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यूरोप में जो कुछ पेनिनसुलर हैं फेमस, वो अधिकतर 2 देशों में अवस्थित है। तो इसलिए आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो प्रायद्वीप है ये किस किस देश में अवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्कैंडिनेवियन है, स्कैंडिनेवियन पर्वत भी था, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर भी है। उसके बाद जटलैंड आपको यहाँ मिलेगा, उसके बाद आइबेरियन यहाँ मिलेगा, उसके बाद इटालियन आपको यहाँ मिलेगा, फिर बाल्कन यहाँ मिलेगा, क्रीमियन पेनिनसुला यहाँ मिलेगा, एनातोलिया। एनातोलिया में आपको एशिया के मैप में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो एनातोलिया यहाँ पर, ये जो एशिया शुरू हुआ था ना, ये एशिया वाले पार्ट में है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर क्रीमिया मिलेगा, ऊपर कोला मिलेगा। तो 1 बाय 1 इन सबको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। स्कैंडिनेवियन नॉर्वे और स्वीडन में है, जटलैंड जो है वो डेनमार्क और जर्मनी में है, आइबेरियन स्पेन और पुर्तगाल में है, इटालियन इटली में है, बाल्कन ग्रीस और वाले जो पार्ट में है, जो बाल्कन देशों वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आपको मिलेगा ये, ठीक है जी। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं फिर से। ये था स्कैंडिनेवियन माउंटेन, यहीं पर है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलिया। आपसे सवाल पूछेगा कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप किन देशों में है, नॉर्वे और स्वीडन। स्कैंडिनेवियन पर्वत भी किस में है, नॉर्वे और स्वीडन में ही है, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि ये क्षेत्र आयरन और लोहे के लिए बहुत फेमस है, अच्छी क्वालिटी का लोहा मिलता है। उसके बाद दूसरा आ गया जटलैंड। जटलैंड में यहाँ पर ये जो है ये डेनमार्क है, और डेनमार्क के नीचे ये पार्ट लगता है आपका जर्मनी का। तो डेनमार्क और जर्मनी में आपको मिलेगा आपका जटलैंड प्रायद्वीप। तो जटलैंड भी 2 देशों में है, जर्मनी और डेनमार्क में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आइबेरियन पेनिनसुलिया, आइबेरियन प्रायद्वीप। ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, इन दोनों में फैला हुआ है आइबेरियन प्रायद्वीप, यानी कि आइबेरियन पेनिनसुलर। आपसे पूछेगा किन 2 देशों में है, तो पुर्तगाल और स्पेन में है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इटालियन पेनिनसुला मिलेगा, ये बहुत नहीं पूछा गया एग्जाम में आज तक। फिर बाल्कन पेनिनसुला मिलेगा, ये नहीं पूछा गया है। क्रीमिया आपसे पूछा गया है, तो चलिए चलते हैं क्रीमिया प्रायद्वीप पर। क्रीमिया प्रायद्वीप यूक्रेन है, रशिया है, बीच में मैंने आपको एक जल संधि पढ़ाई थी क्रंच, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर क्रंच जल संधि थी। तो देखिए, रूस का मानना यह है कि जो क्रीमिया है उसका पार्ट था, ये यूक्रेन के पास चला गया था। अभी रिसेंटली क्या किया कि रशिया ने क्रीमिया पे अपनी फौज भेज दी, क्रीमिया को अपने अंडर में कर लिया। तो इसके बाद यूक्रेन ने इसका विरोध किया। यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं
और कनाडा, ब्रिटेन और इन सब ने यूरोप का साथ दिया। तो रूस को जो है वो G8 देशों से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए G8 से संगठन क्या बन गया था, G7 बन गया था, क्योंकि रूस ने क्रीमिया पे अधिकार कर लिया था। तो आपसे सवाल पूछेगा कि क्रीमिया प्रायद्वीप के को लेकर विवाद किसके बीच है, तो रशिया और यूक्रेन के बीच है। ये कहाँ पर है, ये ब्लैक सी वाले पार्ट में है। क्यों, क्योंकि ब्लैक सी में गैस का बहुत बड़ा भंडार है, तो रशिया ने इसी लालच के चलते हुए इस पर जो है वो अधिकार किया है। तो विवाद जो है वो फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच है, और रशिया को इसी वजह से G8 देशों से बाहर किया गया है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि G7 जो है उसको G10 या G11 किया जाए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि इसमें रशिया को भी शामिल किया जाए। लेकिन सभी देशों ने रशिया का विरोध किया, यही वजह है। कुछ अन्य वजह भी हैं, लेकिन क्रीमिया उसमें बहुत बड़ी वजह है। तो क्रीमिया चर्चाओं में भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसके बाद जो अंतिम प्रायद्वीप है ये है यहाँ पर कोला पेनिसुलिया। कोला, ये ध्यान रखना, ये भी अगर बहुत बढ़िया सवाल पूछेगा कि कोला प्रायद्वीप व्हाइट सी के किनारे है, यानी कि व्हाइट सी यहाँ पर, ये आर्कटिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन वाला पार्ट है, ये व्हाइट सी है, यहाँ पर मिलेगा कोला। तो कोला बड़ा फेमस है उसके लिए, रूस के लिए। और आज तक की दुनिया की सबसे गहरी जो ड्रिल है ना, ड्रिल जो तेल निकालने के लिए ड्रिल होती है ना, वो सबसे गहरी ड्रिल जो है वो कोला में ही है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर गहरी है। मतलब आज तक अगर हम पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई तक गए हैं तो 10 से 12 किलोमीटर गए हैं, वो है कोला जगह, तो जो रशिया में पड़ती है। कोला आपका प्रायद्वीप भी है, ठीक है जी। तो ये तो थे आपके आज माउंटेन एंड पेनिसुलिया, इनके नोट्स बनाइए आप लोग प्रॉपर। मैं फिर उसके बाद एक लेक्चर लाऊंगा यूरोप की रिवर्स पर, और उसके बाद फिर यूरोप में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, उसके बाद आप लोगों को एशिया कराऊंगा। कोर्सेस हमारे ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, दिए गए नंबर पर अब आप सभी लोग व्हाट्सअप करते जाएं। जब जब आपके कोर्सेज स्टार्ट होंगे तब तब आप लोगों को मैसेज मिल जाया करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।